नमस्कार, मैं अशोक व्याल। पहाड़ियों के बीच में मैं जो बैकग्राउंड को लेके पहुँचा हूँ, उसका कारण ये है कि जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, पहाड़ों की तरफ देखते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ढंग से सोचने की जो पात्रता है, वो बढ़ जाती है। प्रकृति जब हमें अपने गोद में लेती है, तो हमें लगता है कि जितनी मैं अपनी घर की चारदीवारी या दफ्तर में समझ रहा था, दुनिया उससे भी बड़ी है। तो ये बड़ा जो जगत में है, जीवन में है, हमारे अंदर है, उसको देखने के लिए अंदर जाएँ, उसके बीच में क्या होता है, एक मोबाइल फ़ोन आ जाता है। तो डिजिटल दुनिया जो है वो क्या हमारे और हमारे बीच में एक अवरोध बन रही है। डिजिटल दुनिया में दर्शन, इस विषय पर बातचीत करने के लिए जिन दोनों के दर्शन आपको होने वाले हैं, वहाँ तक चलते हैं। सोमा जी नमस्ते, संदीप जी नमस्ते। नमस्ते। अम, अगर हम ऐसा माने कि हर एक मनुष्य कहीं न कहीं दार्शनिक होता है, संदीप जी, तो आप उससे सहमत होंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ अशोक जी। और ये भी मानना है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा जो खिंचाव दर्शन की तरफ और बढ़ता रहता है। उम्र हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, एक्सपीरियंस हमको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जो हमारा मन जो है वो उसी तरफ खिंचता है, उसी तरफ बढ़ता है क्योंकि हम एक लाइफ में एक सर्टेन पॉइंट के बाद लाइफ में मीनिंग ढूँढने की कोशिश करते हैं और जितनी जल्दी हम वो ढूँढने की कोशिश करें, आई थिंक उतना जल्दी हमें लाइफ में सैटिस्फैक्शन मिलता है। सोमा जी, इनकी जो बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लाइफ में एक समय के बाद हम जीवन का क्या अर्थ ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो शुरू से क्यों नहीं करते हैं? इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? और जो सवाल मैंने संदीप जी से किया था कि क्या हर एक मनुष्य मूलतः दार्शनिक है, वो इसीलिए था क्योंकि हम कहीं न कहीं चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई अर्थ है क्या? क्या अर्थ है? इस तरह के जो सवाल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम सोचने की स्वतंत्रता स्वयं को देते हैं। कैसे सोचना चाहिए वो तो सीखते ही हैं। इस दृष्टि से जो डिजिटल इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पर, उसका क्या असर आप देखती हैं? तो जैसे आपने जो सवाल मुझसे पूछा कि जो संदीप कह रहे हैं कि बाद में शुरू से क्यों नहीं देखते हैं उस चीज़ को। तो ये अगर आप सोचिए, अगर आप कोई एक लेख लिखते हैं, आपको एक विषय मिला है जिस पर आपको एक लेख लिखना है, तो आप एक मोटी-मोटी रूपरेखा बनाकर उस पे लिखना शुरू करते हैं। और जब आप पूरा वो लेख खत्म कर लेते हैं, तब आप पलट कर वापस जाते हैं और उसकी बारीकियाँ देखकर उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ज़िंदगी भी बहुत कुछ वैसे ही है कि जब आपकी ज़िंदगी चल रही होती है, आप चीज़ें कर रहे होते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें करते हैं और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप इंट्रोस्पेक्शन में जाके देखते हैं कि ये चीज़ और बेहतर कैसे बनाई जा सकती थी। तो तो ये बहुत ही बात सुंदर जी, बहुत ही सुंदर एंगल है ये देखने का संदीप, कि यानी कि पहले प्रयोग करो फिर समझने की कोशिश करो कि भई कैसे क्या हुआ। ये करने में एक तो ठीक है हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि ऐसा-ऐसे देखा है। पर दूसरा इसमें खतरा भी है ना थोड़ा। अगर हम पहले से सोच के रखेंगे तो ठीक होगा क्या? इस बात को लेके मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ पे एज़ पेरेंट देखते हैं कि बच्चों में किन-किन बातों की तरफ उनका ध्यान अधिक जाए। तो उसमें पुस्तकों का पहले एक अभी भी रहता ही है, लेकिन लेकिन हमें लगता है कि बुक रीडिंग की हैबिट्स भी कम होती जा रही है। मैं इसको फिलॉसफी से कहीं न कहीं कनेक्टेड देख रहा हूँ। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है अशोक जी, बुक रीडिंग की हैबिट्स काफ़ी कम होती जा जा रही हैं। बुक रीडिंग से जो जैसे सोमा और हम दोनों अपने बच्चों को बोलते रहते हैं कि बुक रीडिंग करनी चाहिए क्योंकि उससे एक लेवल ऑफ इमेजिनेशन आपके अंदर क्रिएट होता है। जब आप उस बुक को पढ़ते हैं, उन शब्दों को पढ़ते हैं, तो वो आपके विचार में, आपके ज़हन में कहीं न कहीं उतरते हैं और उन उन शब्दों से जो एक विजुअलाइज़ेशन क्रिएट होता है, वो आपका अपना विजुअलाइज़ेशन होता है उस बात को लेकर और वो विजुअलाइज़ेशन कहीं न कहीं आपके ज़हन में बस जाता है। आजकल हम डिजिटल दुनिया में हैं और मैं डिजिटल दुनिया के अगेंस्ट नहीं हूँ क्योंकि वक़्त के साथ हमें बदलना चाहिए, वक़्त जैसे बदल रहा है उसके साथ-साथ हमें चलना चाहिए। बट आजकल हमारी जो चीज़ें, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट्स हमको हर चीज़ जल्दी चाहिए, क्विकली चाहिए और उसी के साथ-साथ दर्शन का ज्ञान भी हमें क्विकली चाहिए। तो हम हर चीज़ जो बुक्स में लिखी हैं उसको वीडियो के ज़रिए या ऑडियो के ज़रिए हम फटाफट उसको अपने अंदर हमें अपने अंदर ले लेना चाहते हैं। तो आई थिंक उसमें भी कहीं न कहीं क्या होता है कि कुछ छूट जाता है क्योंकि
आप जितना देखेंगे उसका आप 10% 20% ही ग्रास्प कर पाते हैं। तो डिजिटल दुनिया के साथ साथ बढ़ते रहना ज़रूरी है क्योंकि दुनिया उस तरफ मूव कर रही है, बट कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाए हुए बुक्स को अपने साथ लेकर चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो सोमा जी, हम अगर दर्शन तक नहीं जाके डिजिटल दुनिया जब हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम डिजिटल डोर का जो एडवांटेज हमारे लिए है, उसकी तरफ थोड़ा सा देखें तो क्या क्या बातें आपको लगता है जो पहले नहीं थी वो अब हैं, और हम उससे अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ में कुछ और सुविधा पाते हैं। हाँ, नहीं वो तो अशोक जी, ये तो एकदम जानी हुई बात है। अगर आप अपने पिछले 10 साल पहले का, या जैसे अगर आप 2000 की बात करें या 90s की बात करें, तो उस समय से आज के समय में जो चीजें हम कल्पना में करते थे, वो सब आज करना आसान हो गया है। हमारे यहाँ पहले अगर छोटी सी बात ही देखिए, तो हमारे यहाँ पहले सामान के लिए एक लिस्ट बनती थी, फिर घर के कोई जाता था जो लेके सामान वहां से आता था। अब आज क्या है, आप एक कॉल कीजिए, आप एक ऑनलाइन कर दीजिए और आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों के भी केस में जो आपने बोला, एक्सपोजर सर्टेनली बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया है। हम उस उम्र में, आज हमारा जो 10 साल का बच्चा जितनी चीजें जानता है, हम 10 साल में अगर उनकी तुलना में देखा जाए तो हम बिल्कुल बेवकूफ थे, लिटरली हमें कुछ भी नहीं चीजें पता थी। तो सर्टेनली जो एक्सपोजर होता है आपको, जहाँ 4 चीजें पता चलती तो आप ज्यादा करते हैं, तो फायदा तो इसका हर लेवल पे ही, चाहे वो आपका पारिवारिक मतलब पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी एकेडमिक लाइफ हो, फायदा आपको जरूर हुआ है। पर जो बात संदीप ने बोली, और हर बार संतुलन पे ही बात आके टिकती है, कि आप कैसे संतुलन करें। जैसे बोलते हैं ना कि नथिंग इज गुड और बैड, योर थिंकिंग मेक्स इट सो। तो आप कैसे उस चीज को ऐसे यूटिलाइज करें कि आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो, पर सेम टाइम पे आपकी जो जड़ है, जो आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, या आपका जो दार्शनिक, जो आपकी लाइफ में जो वैल्यूज हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो बहुत ही बढ़िया बातें आपकी सोच के साथ में पक्की हुई जब आती हैं, तो उसमें से और आगे देखने का एक अवसर मिल जाता है। जो बात आपने डिजिटल दुनिया की एडवांटेज के संदर्भ को लेते हुए बताई है, तो इसमें जो आपसी संबंध है, जिसमें कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं बल्कि बड़े हैं इसलिए सम्मान करना है, वो वो तो मतलब गिवन था पहले। अभी चूंकि आपने ऐसे थोड़ा विनोद में भी कहा, पर आपने कहा कि उनके मुकाबले में हम मूर्ख थे। तो ये वाली जो बात है ना, सिर्फ हम ही नहीं सोचते हैं, वो बच्चे भी ऐसा बच्चे भी कभी-कभी ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे मुकाबले हर अभी भी आने मूर्ख है, पहले नहीं थे, अभी भी मूर्ख है, उनको ऐसा लगता है। तो हर आने वाली पीढ़ी अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझती है। ये ये बात एक सच है। हम भी सोचते थे कि हम तो बहुत अच्छे हैं हमारे माँ बाप की तुलना में, और हमारे बच्चे हमें यही सोचते हैं। तो एक स्तर पर तो ये बात अच्छी है भाई, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, पर ये क्या होता है, कहीं ना कहीं ठेस ठेस पहुंचा देती है। अगर बच्चे के मन में ऐसा है कि मेरे माता पिता से मैं ज्यादा समझदार हूँ, तो ये ईगो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, करता ही होगा। संदीप, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और वो बार बार संतुलन की बात आ रही है, तो इसमें ये एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई, क्योंकि उनकी ग्रास्पिंग भी बढ़िया होती है बच्चों की। आपको कुछ पता करना है, फिगर आउट नहीं कर सकते जी। आप तो खैर कंप्यूटर के हैं बंदे, इसलिए थोड़ी आपकी बात अलग हो सकती है जी। तो जैसे अशोक जी, मैं यहाँ पर काफ़ी यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ काम करता हूँ टाई एनजे के थ्रू, और वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। और उसमें एक बात हमेशा बच्चों को सिखाई जाती है कि जो आने वाला आज का वक्त है और आने वाला वक्त है, उसमें हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है: लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। एंड आई थिंक ये जो 3 चीज़ें हैं, ये हमें हमारे पर्सनल लेवल पर भी इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि बदलते वक्त के साथ जो कुछ चीज़ें हमने सीखी थी, उनको हमें दरकिनार करते हुए अपने बच्चों के साथ, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ जुड़े रहने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं, हमें उनके साथ वापस सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए हमें एक थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा, और वो सीख कर जब उनके साथ हम जुड़ेंगे, उनके साथ हम काम करेंगे, तो वो इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हमें भी, हम वक्त के साथ बदल रहे हैं और हमें भी आने वाली चीज़ों का उतना ही एक्साइटमेंट है, और उतना ही नॉलेज भी है, और उतनी अंडरस्टैंडिंग भी है। और अपने एक्सपीरियंस के साथ हम उस चीज़ को अपने बच्चों के साथ एक अच्छे तरीके से रख पाएंगे। तो आई थिंक
जब हम ये कोशिश करेंगे हमारे बच्चों के साथ, तो आई थिंक बच्चे स्मार्ट हैं, वो इस कोशिश को देखेंगे, समझेंगे और वो हमें प्यार भी करेंगे और रेस्पेक्ट भी करेंगे। तो ये मुझे लगता है जो संदीप ने सुझाव दिया वो कई लोगों को पचेगा नहीं। उनका मतलब ये है कि हम ऐसे मानते थे कि यार हम तो माता-पिता हैं, अब तो हमारा तो हो गया, हमने तो सिखाना था, हमने सिखा दिया। अब जो बात आप कह रहे हो उसका मतलब है कि इट इज़ लाइक ये मेडिकल में कहते हैं ना सीपी क्या क्लासेस होती है कंटीन्यूअस लर्निंग के लिए कुछ होता है सीएमसी। तो आपके हिसाब से हमारा सीखने का क्रम किसी भी उम्र में खत्म नहीं होता है। अ, हम हम इस बात को मानते नहीं है बहुत बहुत सारे लोग। सोमा आप क्या कहेंगी ये वाला जो भाव है ना कि हमारे अंदर का जो सीखने वाला एक विद्यार्थी है, वो जागृत रहे, चाहे हमारी कितनी भी उम्र होगी और विशेष करके संबंधों के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसमें डिजिटल भी आ जाएगा कहीं न कहीं। नहीं, बिल्कुल मैं तो खुद एजुकेशन फ़ील्ड से ही जुड़ी हूँ, तो मेरा तो ये मानना ही है कि जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं खुद भी बहुत सीखती हूँ, जबकि मैं उनकी टीचर हूँ। तो उनसे तो जी। मुझे कुछ नहीं सीखना चाहिए। हुँ, तो लर्निंग नेवर स्टॉप्स, लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग यू। तो सेम वे अगर आप इसी चीज़ के जाके पहले की बात करें, जैसे आपने कहा कुछ लोगों को ये बात नहीं पचेगी, पर अगर हम अपना भी समय याद करें, तो हमारे जो बहुत पहले के दादाजी लोग थे, बहुत बार घर की जो बहुएँ हैं, उनके सामने बैठ भी नहीं सकती थी या उनसे सीधे बिल्कुल, मुँह बात भी नहीं कर बिल्कुल, सकती, बिल्कुल। है घूँघट ना? घूँघट में। घूँघट रहता था। तो क्या वो समय अगर आज आप बात करें तो क्या वो चीज़ अच्छी थी? नहीं ना। सो जिन-जिन परिवारों ने उस चीज़ में स्वतंत्रता दी, जिन-जिन परिवारों ने एक्सेप्ट किया थोड़े आगे बढ़ने को, बहुओं को स मैं बहुओं का कॉन्टेक्स्ट ले रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाली चीज़ है या लड़कियों को भी आगे जिस-जिस जगह आप देखेंगे, जिस-जिस परिवार ने ये किया, जहाँ-जहाँ एजुकेशन गई, जहाँ-जहाँ माँ-बाप ने बच्चों के ठीक है वो उम्र का अंतर है, लेकिन जब वो बच्चों के लेवल पे उतर के उन्होंने जब-जब समझा, तो उनके रिश्ते बाद तक ज़्यादा प्रगाढ़ रहे। नहीं तो वो एक दूरियाँ ही बनी रही। तो अगर हमारी जो जनरेशन है वो दोनों तरफ है, हम बीच में हैं। हमारे एक तरफ माँ-बाप है, हमारे एक तरफ बच्चे हैं। तो हमें दोनों तरफ ही संतुलन बना के रखना है। तो जो बात संदीप ने कही मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको उस नज़र से देखें क्योंकि वक़्त बदल रहा है और वो एक ऐसी चीज़ है कि हम में से कोई भी डिनाय नहीं कर सकता, वक़्त हमेशा बदला है। तो अगर आपको वक़्त के साथ चलना है, जैसे गुलज़ार साहब का एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा है। गुलज़ार साहब पहले भी बहुत प्रासंगिक थे और आज भी बहुत प्रासंगिक है। जबकि उनके पहले के गानों के बोल में और आज के गाने के बोलों में कितना अंतर है। पर वो हर परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, सीखा और आज की जनरेशन को भी उनके गाने उतने ही पसंद आते हैं। तो ये जो बात सीखने की है वो एक क्रिएटिव लेवल पर भी कैसी सेंसिबिलिटी समाज की है उसके साथ जुड़कर आपके एक्सप्रेशन में थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन करने की है। अब मैं सजगता पूर्वक मैं अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों को भी आने की अनुमति दे देता हूँ। ऐसा लगता है कि हमने कुछ 2-4 इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ कर लिया, तो लोग रिलेट ज़्यादा कर पाएँगे। एक स्तर पर लगता है नहीं ये तो अशुद्धि हो गई भाषा के। बहरहाल संप्रेषण या कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को लेते हुए ये जो डिजिटल दुनिया है संदीप जी इसमें कम्युनिकेशन के लिए पहले से जो हमारा स्कोप था वो कम होता जा रहा है। जैसे बहुत सारी तो स्लैंग जैसे वर्ड लाफ आउट लाउड LOL ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आपको और मुझे शायद पता भी नहीं होंगे, बच्चे उनका प्रयोग करते हैं। इसको मैं ना कुछ स्ट्रेच कर रहा हूँ। जब हमारा भाषा के साथ, शब्दों के साथ जो संबंध होता है, वो हमारी अंदर की यात्रा में भी सहायक होता है। यानी जो दर्शन की बात हम कर रहे हैं, उसमें जो डिजिटल टेक्नोलॉजी अब ये चैट जीपीटी के द्वारा आप अपना पूरा आर्टिकल उससे लिखवा के छपवा दोगे, तो वो ठीक है कि आपको वो पका-पकाया या ईज़ी वे आउट मिल गया। बट देन हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर ग्रोथ ओवरऑल इंटरनल अ, जो डेवलपमेंट आपका है, वो इससे कुंद हो जाएगा क्या? आप क्या कैसे देखते हैं इसको? आई थिंक इट इज़ टू अर्ली अशोक जी फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि इस बारे में मैं अपनी राय बना पाऊँ या दे सकूँ। पर हाँ, पर मैं आपकी इस बात से ज़रूर एग्री करता हूँ, सहमत हूँ कंप्लीटली कि जब हम भाषा में शब्दों को दरकिनार करते हुए LOL यूज़ करने लग जाते हैं,
तो कहीं न कहीं हमारी अभिव्यक्ति को हम दबा रहे हैं और उसको कमज़ोर कर रहे हैं। क्योंकि जो शब्द हैं, वो उस अभिव्यक्ति को उजागर करते हैं उस लेवल पर। और अगर हम उन शब्दों का सहारा छोड़ दें, तो हमारी अभिव्यक्ति कहीं न कहीं उससे प्रभावित होना मेरे हिसाब से लाज़मी है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम साथ संतुलन की बात फिर से आती है, साथ में लेकर चलें इन सबको, किताबों का सहारा ना छोड़ें, किताबों के साथ चलते रहें और डिजिटल दुनिया में जितना अपने आप को एक्सप्रेस करना है, जैसे एक्सप्रेस करना है वो ठीक है क्योंकि हम वक़्त के साथ उस चीज़ को हटा नहीं सकते। पर कहीं न कहीं माँ-बाप का और हम जो हमारी जनरेशन उनका दायित्व बनता है कि हम बच्चों के अंदर वो गहराई, वो दर्शन की गहराई, वो गूढ़ता, उस चीज़ को समाहित करें, उस चीज़ को बचा कर रखें और उस चीज़ को कैसे बढ़ाएँ, इसका अपने घर में, अपने दिनचर्या में हम उस चीज़ का प्रैक्टिस करें, उस चीज़ का पालन करें। तो सोमा जी, आप एज पेरेंट या एज एन इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की ग्रोथ के प्रोसेस में कितनी मदद कर सकते हैं, उसमें आपकी एक लिमिटेशन रहती है, उसको एक्सेप्ट करना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। बट हम कंटेक्स हमारा अभी जो डिजिटल वर्ल्ड है, एक अनुभव होता था, आपने किताब की वेट करते थे, छप के आई, आपने उसको पढ़ना है। अब किसी ने आपको डिजिटल कॉपी भेज दी, या कई लोग इतनी सारी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत फ्री में बहुत सारी किताबें हैं। क्वेश्चन ये है कि आपका पर्सनल कैसा फील रहता है जब आप किताब को हाथ में लेके पढ़ो, और एक ये जो भी है आपने लैपटॉप पे पढ़ना है, या आर यू कंफर्टेबल एज अ रीडर टू रीड ऑन द डिजिटल मीडियम? पर्सनल लेवल पर मैं नहीं हूँ। मुझे वो किताब हाथ में लेके उसको महसूस करना, उसके एक-एक पन्ने को पलटना, वही आज भी अच्छा लगता है और इसलिए मैं बहुत डरा, मैं अपने काम के लिए ज़रूर डिजिटल जो पीडीएफ है या जो लिंक है या कुछ भी जहाँ पढ़ना होता है, टाइप करना आसान होता है, लिखना आसान होता है, कागज़ नहीं खराब करने पड़ते, वो बात सही है। लेकिन पढ़ने के लिए मैं आज भी किताबें ही प्रेफ़र करती हूँ। मेरा उनसे एक अलग ढंग का अटैचमेंट है। लेकिन हाँ, सुविधा के लिए या जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास कुछ नहीं है, जैसे काम के लिए आप लोग निकले, तो आप अगर आपको 10 किताबों का ज्ञान चाहिए, तो आपके लिए एक लैपटॉप कैरी करना ज़्यादा आसान है। तो तो संजय जी, आपकी एक क्षमा चाहता हूँ सोमा जी, एक छोटी सी रचना है जो सीलन की बात करती है, उसमें भी रिश्तों का जिक्र आता है, वो सुनाएं आप अगर। जी, एब्सोल्युटली अशोक जी की कविता है सीलन कि ये बड़ा ही उम्र दराज घर है, मेरे बाप दादाओं की उम्र से भी बड़ा। ये बड़ा ही उम्र दराज घर है, मेरे बाप दादाओं की उम्र से भी बड़ा। अब कोई मरम्मत नहीं करता है इसकी। छत पर जाओ तो काई सी जमी है, दीवारों पर दरारें आ गई है, बारिशों में खूब पानी बरसता है, रिश्ता है धीरे धीरे दीवारों में। माँ कहती है सीलन आ गई है, रिश्तों की सीलन। क्या बात है, क्या बात है। तो रिश्तों की सीलन कविता के द्वारा हमें सोचने के लिए, महसूस करने के लिए एक नई ज़मीन दिखाने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए हम इस बातचीत को जारी रखेंगे सोमा जी के साथ में। विदा लेने वाले हैं संदीप फिलहाल हमसे, तो आपका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ शुक्रिया में अशोक। डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ते हैं। सोमा जी, तो आपकी एक रचना जिसमें आप बारिश से बात कर रही हैं, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। हाँ, डिजिटल दुनिया की जैसे जो आपने बात की अशोक जी, तो उसमें जैसे आपने कहा ना कई बार अपने दर्शन को या अपने आप के अंदर झाँक के देखने के लिए, तो मुझे प्रकृति में जाना या प्रकृति के साथ बात करना सबसे अच्छा तरीका लगता है उसका। तो उसी में एक बार बारिश हो रही थी और बारिश की बूंदों को देखकर ये आप इंट्रोस्पेक्ट बोलिए या अंदर की तरफ की एक यात्रा शुरू हुई मेरी। सुनो बारिश, कुछ पूछना था तुमसे। क्या नभ के वक्ष से निकली महज पानी की बूंद हो तुम? या सागर के खारे पानी को सोख कर उसे अमृत जैसा मीठा बनाने वाली कोई जादूगरनी? सच कहाँ होता है हर किसी के वश में कड़वाहट को पीकर अमृत बरसाना। सुना है महादेव को भी विष की कड़वाहट को गले में ही बांधे रखना पड़ा था, उसे अमृत फिर भी ना बना पाए वो। विस्मित है मेरा ये मन तुम्हारे इस हुनर पर। बारिश, कैसे कर लेती हो ये तुम? क्या किसी छोटे चंचल से शिशु का आह्लादित मन हो, जो तुम्हारे आने की आस में कागज की कश्ती बनाता जाता है? या तुम्हारी राह में आंखें बिछाए किसी किसान की आंखों की नमी हो तुम?
किसी नवविवाहित जोड़े के प्यार को भिगोने वाली सावन की पहली फुहार हो, या किसी की अंतर्वेदना की वो खामोश सी चित्कार जो तुम्हारा बहाना बना आंखों की कोरों से चुपचाप बहा करती है। फूलों, कलियों, पेड़ पत्तियों में रंग भरने वाली अप्रतिम चित्रकार हो, या अपने आक्रोश में गरीबों की छतों को टपकाने वाली निष्ठुर आत्मा। पहाड़ों के छोटे छोटे झरनों को कलकलाती ठंडी सी बयार हो, या उन्मुक्त वेग से नदियों का बांध तोड़ने वाली काली, या फिर मरुवासियों की आंखों का अपलक इंतजार। बारिश कैसे समेटे रखती हो इतने रूप अपने अंदर। पता नहीं किस किस के लिए क्या क्या हो, बस इतना पता है जब भी आती हो धुल जाता है ये मौसम, तन और मेरा मन। बारिश, कुछ कहना था तुमसे। अगली बार आना तो खूब जमकर बरसना। अभी मन पर जमी कई परतें और उतारनी है। क्या बात है! बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बहुत ये बारिश पर जो आपकी कविता है, इसको साथ में रखते हुए, इसकी संवेदना को साथ में रखते हुए, आपको घर से बाहर देखना ही होगा। इसमें जो लैपटॉप दिखाएगा या कोई स्क्रीन दिखाएगी, वो उस बात तक आपको ले जा नहीं पाएगी। इसलिए ये डिजिटल दुनिया की जो हम चर्चा कर रहे थे, वो क्या हमें जो एक काव्यात्मक संवेदना है, उसको बनाए रखने में भी बाधा इससे उत्पन्न हो सकती है क्या? क्या लगता है? बाधा उत्पन्न हो सकती है इससे, अगर वापस वही बात आती है, अगर आपने संतुलन नहीं रखा तो। अगर जो आपको जानकारी चाहिए अपनी काव्यात्मक रचना के लिए या किसी भी रचना के लिए, जैसे अगर आप, मैंने आपसे कहा ना, आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास वक्त है और आपको 10 कवियों की कविता पढ़नी है, पर आप 10 किताबें नहीं ले जा सकते, तो आप ज़रूर उसे पढ़िए। लेकिन जब आप अपनी उनका रेफ़रेंस लीजिए, पर जब आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ और बना रहे हैं, तो बाहर निकल कर भी झाँकिए। तो जब अगर आपने इन दोनों का सुंदर समन्वय किया, तो आप बैलेंस भी रख पाएँगे और आपकी रचनाएँ भी अच्छी होगी। आपका डिजिटल चीज़ें फिर आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ़ को कम्फर्ट लेवल पे अफ़ेक्ट करेंगी। क्योंकि ये जो डिजिटाइज़ेशन है, वो मनुष्य ने क्यों किया है? अपनी सुख-सुविधा के लिए, आराम के लिए। तो बस उसे उतना ही रहने दीजिए। जिन चीज़ों से सुख-सुविधा, आराम की ज़रूरत है, वो कीजिए, और जहाँ ज़िंदगी को बाहर देखने की ज़रूरत है, तो अपनी वो आँखें और मन भी खुला रखिए। तो बहुत ही सुंदर बात को समापन की तरफ ले जाते हुए मेडिटेशन शब्द को और थोड़ा-सा स्पर्श कर लेते हैं। जी, जी। क्योंकि जब हम दर्शन की बात करते हैं तो ध्यान उसमें अंतर्निहित हो जाता है, और ध्यान आप अपने आप पर कर रहे हों, उसमें कई बार टेक्नोलॉजी इनफैक्ट बहुत हेल्प करती है, क्योंकि बड़े-बड़े गुरु जो हैं, वो जो गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं, आप किसी भी कोने में हों तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। इसके बारे में आपका अपना अनुभव कोई, क्या आप सोचती हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो विश्व स्तर पर जुड़ने के लिए, जैसे पहले अगर कोई हम बोलें साधु बाबा होते थे, तो वो उसी गाँव में रहते थे या उस गाँव से दूसरे गाँव में गए तो। पर आज आप बैठकर सद्गुरु जी की बातें या किसी भी और की बातें, आप कहीं भी बैठ के सुन सकते हैं। और मेडिटेशन का तो आपने बोला ही, चिंतन के लिए, अपने अंदर उतरने के लिए काफ़ी ज़रूरत है, और उसके लिए कोई आपको गुरु भी चाहिए। तो अगर आपको कोई ऐसा सोर्स मिलता है और वो आपकी मदद करता है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। पर वो यात्रा आपको अपने अंदर अकेले ही करनी पड़ेगी। आप इनसे, जैसा मैंने आपसे कहा, कि आप इनसे सहारा ले सकते हैं, पर यात्रा आपकी खुद की ही होगी। तो ये खुद की यात्रा होगी, इससे पूरी तरह सहमत होते हुए, संतुलन की बात को फिर से रेखांकित करते हुए, और जो कुछ है वो एक अवसर की तरह है। अगर वो बाधा भी जैसा लगता है, तो उसमें भी कुछ और अधिक विकास करने का अवसर हमारे लिए खुल रहा है। इस तरह से डिजिटल दुनिया को देखते हुए आत्मदर्शन के महत्व को समझना मनुष्य के लिए हमेशा आवश्यक रहा है और रहने वाला भी है, क्योंकि जीवन का अर्थ हमें पता लगे, ये न होने से कई बार लोग कुंठा और डिप्रेशन की शिकार हो जाते बिल्कुल, हैं, और बहुत बिल्कुल। सफल मनुष्य जो हैं, वो भी अपनी जीवन यात्रा को बीच में समाप्त किए हैं। ऐसी बहुत सारी नहीं, खबरें हैं। नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, बल्कि मैं और संदीप कई बार बात करते हैं कि जो संवेदनाओं की मौत हो रही है। अगर आप देखें तो संवेदनाओं की एक ढंग से बहुत आज की दुनिया में बहुत लोग जिन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, जैसे अगर हम लोग अपने आस-पास ही देखते हैं, किसी के घर में कोई बहुत करीबी चला गया है, कोई पिता, माँ या पति या बच्चा कोई चला गया। पति-बच्चे का मैं नहीं कह सकती, लेकिन पिता या माँ जाते हैं, लोग 5-6 दिन में वो कार्यक्रम खत्म करके, जो पहले हमारे यहाँ पे 13 दिन में होता था।
तुरंत वापस से और बहुत जल्दी वापस सामान्य होने की होड़ होती है। जबकि मुझे लगता है कि जो दुःख है या जो एक अंदर वो फीलिंग है, आपको उसको वक़्त देना चाहिए हील होने का। और जब आप उसको हील होने का वक़्त नहीं देते हैं, तो आपने जो बोला कुंठा है या जो एक फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन आपको रियलाइज़ नहीं होता उस समय कि क्यों हो रहा है। पर वो इसीलिए है क्योंकि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं हर चीज़ को करने की। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ है। तुरंत चाहिए सब कुछ। तो बिल्कुल धैर्य की महिमा को भी रेखांकित किया सोमा जी आपने, उसके लिए भी आपका आभार है। और मुझे लगता है इस तरह की बातचीतें सुनने के लिए भी एक प्रकार का धैर्य चाहिए आपके अंदर, वो है, इसलिए आप हमारे साथ अभी तक है। इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत आभार है। और जीवन में सार रहे तो जो प्यार है वो उसका विस्तार होता ही रहता है, आनंद जो है वो बढ़ता ही रहता है। और डिजिटल दुनिया को भी एक आवश्यक उपकरण की तरह लेते हुए जो हमारा अल्टीमेट है जीवन का, उस तरफ हमारी दृष्टि बनी रहे, ऐसी हमारी कामना अपने जी, लिए भी, जी। आपके लिए भी। सोमा जी, बहुत-बहुत बिल्कुल धन्यवाद है आपका। बिल्कुल अशोक जी। जैसे ये डिजिटल के कारण हम जुड़ पाए पर मेरा आपसे बात करने का अनुभव मेरा खुद का है। बिल्कुल तो सही बात। इसी इसी सोच के साथ आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो बहुत-बहुत हम धन्यवाद। मनुष्य हैं, रोबोट नहीं बने हुए, ये बात। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल।